प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया, हम निकोलस रोरिक, जो कि रूस के महान चित्रकार हुए हैं और जिन्होंने भारत में आकर अपना बसेरा बनाया, यहाँ पर रहे और हिमालय जो हमारा पर्वत है, जो हमारा जीवन है, जिसके ऊपर उन्होंने विभिन्न प्रकार की चित्रकला जो है वो की, पेंटिंग की। इसके अलावा पूरे विश्व में विभिन्न देशों में जाकर भी उन्होंने अपने चित्र बनाए और उनकी प्रदर्शनियां लगाई। जिस विषय में आज हम दूसरा जो भाग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला भाग निकोलस रोरिक जी का जो है वो पिछले कल हमने उसका अध्ययन किया था। आज इसका दूसरा भाग है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये हमारा जो पाठ है कक्षा 11 हिंदी अंतराल भाग 1 का पाठ 2 का दूसरा भाग, हिमालय के अमर आराधक। मैं थोड़ा सा इसमें क्षमा चाहूंगा। पिछली कक्षा में यह आराधक की जगह आधारक पढ़ा गया था, उसके लिए क्षमा याचना। तो बच्चों, निकोलस रोरिक का यहाँ पर चित्र है और आज का हमारा जो इसका विषय है, हिमालय के अमर आराधक का भारतीय संस्कृति एवं कलाओं के आराधक निकोलस रोरिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का सार जो पिछले अंक में भी हमने किया था उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं एक बार फिर। हिमालय हमारे लिए मात्र एक पर्वत नहीं, हिमालय युगों से भारतीय संस्कृति और साहित्य को अनुप्राणित करता रहा है। असंख्य कलाकारों ने हिमालय के मनोरम चित्र अंकित किए, कुछ नए शब्दों में तो कुछ ने रंगों और तुलिका से हिमालय के सौंदर्य को अपने चित्रों में अमर करने वाले रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक और भारतीय चित्रकार सरदार सोवा सिंह जी की कला यात्रा को जानना रोचक भी है और आनंदमयी तथा शिक्षाप्रद भी। तो निकोलस रोरिक का जो जन्म है बच्चों, निकोलस रोरिक का जन्म 9 अक्टूबर 1874 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था, लेकिन वे भारत में काफी समय तक रहे। निकोलस रोरिक की पत्नी का नाम हेलेना था। उनके 2 बेटे जॉर्ज और स्वेतोस्लाव हुए। उनकी शिक्षा, निकोलस रोरिक ने सन 1893 के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय और इंपीरियल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में एक साथ मैट्रिकुलेशन किया। उन्होंने सन 1897 में कलाकार की उपाधि प्राप्त की और उसके अगले साल कानून की डिग्री भी प्राप्त की। तो ये जो हमने अभी जो पढ़ा जाना, ये हमने पिछले अंक में भी ये पेज जो है वो दिया था, पिछले वीडियो में भी दिया है। अब अगले पेज पे चलते हैं, आज का अध्ययन करते हैं। बच्चों, निकोलस जो महान चित्रकार हुए हैं विश्व के और जिन्होंने हमारे भारत भूमि में हिमाचल के कुल्लू के नगर में अपना बसेरा बनाया था, यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इनके बारे में हम आज जानते हैं, इनका जीवन परिचय। हिमालय के सौंदर्य के अद्भुत चित्रकार एवं हिमालय की महिमा के गायक निकोलस रोरिक ने अपनी डायरी में हिमालय का गुणगान करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने कविता लिखी है, हिमालय यही है ऋषियों का आवास, यहीं गूंजी थी कृष्ण की वंशी, यहीं गाया गौतम ने गान, यहीं आकार लिया वेदों ने, यहीं थी पांडवों की शरण स्थली, भारत का रतन हिमालय, हिमालय विश्व की निधि अभिराम, आहा मेरे भारत अभिराम। कितनी सुंदर कविता, दिल से, दिल की गहराइयों से शब्दों का चयन रोरिक ने यहाँ पर किया है। इसी तरह अपने पुस्तक
एशिया का हृदय में रोरिक ने लिखा है, समस्त महान प्रतीक तथा जननायक हिमालय रूपी उच्चस्थ वेदिका के निकट वास करते हैं, क्योंकि यही मानव की आत्मा देवत्व के समीपतम होती है। क्या हिमालय में विचरते आपको तारामंडल की समीपता का भान नहीं होता? क्या विश्व की समस्त निधियों से परिपूर्ण हिमालय जो है विश्व की समस्त निधियों से परिपूर्ण नहीं है? एक प्रश्न भी वो हमसे करते हैं। आगे चलते हैं। आगे बच्चों, इस कलाकृति में इनका हिमालय का जो एक चित्र है, मैंने एक ऋषि जो है ये जल में बैठकर तपस्या में मग्न है, कैसे उन्होंने दिया है। एलेना आदमकोवा ने रोरिक को एक महामानव के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि भारत प्रेमी होने के साथ साथ विश्व मानव भी थे। रोरिक की हिमालय पर रची कविता का भाव यही है कि हिमालय पर ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जन्म हुआ। हिमालय साधारण पर्वत नहीं है, वह मनुष्य के निरंतर ऊपर उठते जाने का प्रतीक है। रोरिक ने हिमालय का हृदय नामक अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर घूमते हुए मनुष्य अपने को ईश्वर के अत्यधिक निकट महसूस करता है। 1916 से 18 तक निकोलस सपरिवार फिनलैंड में रहे, क्योंकि वे फेफड़ों के रोग से पीड़ित थे। 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात वे रूस नहीं लौट सके और मित्रों के बुलावे पर यूरोप गए। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और इंग्लैंड की यात्राएं करते हुए उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई। 1920 में शिकागो कला संस्थान के निमंत्रण पर अमेरिका गए और वहां के अनेक शहरों में उन्होंने अपने 400 से अधिक चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई। 1921 में रोरिक ने मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड आर्ट्स का उद्घाटन किया। 1929 में उन्होंने 24 मंजिले मास्टर भवन का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया, जो महान कला का स्मारक है। बच्चों, यहाँ पर मैंने ये चित्र दिया है। ये चित्र जो है, इन्होंने एक ऐसे शांति ध्वज का जो निर्माण किया, शांति ध्वज बनाया, जो बहुत सारे राष्ट्रों ने, देशों ने जो इसको स्वीकार किया। इसका मतलब है विश्व शांति। और इसके साथ उन्होंने एक रोरिक पैकेट भी बनाया, जिसमें कि जब युद्ध होता है, युद्ध के दौरान जो है किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक जो कृतियां हैं, चित्र है या कोई स्मारक है, कोई भी सांस्कृतिक धरोहर है, उनको युद्ध में प्रतिद्वंदी जो देश होता है उसके इन प्रकार की चीजों को नष्ट ना किया जाए, इसका संधि पत्र एक तैयार उन्होंने किया। तो ये है, एक यहाँ पर 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये लाल रंग का है और ये इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठ है इसका, वो श्वेत रंग का है। इस प्रकार ये ध्वज जो है, इसका निर्माण इन्होंने किया, जो कि इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं। निकोलस रोरिक का शांति ध्वज। 1923 में रोरिक दंपति मुंबई पहुंचे। उनके दोनों बेटे जॉर्ज और स्वतोस्लाव उनके साथ थे। निकोलस कला को लोगों का दिल मानते थे और विद्या को उनका दिमाग स्वीकार करते थे। दिल और दिमाग के मिलन से ही मानवता एक होती है। निकोलस ने युद्ध के समय सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर को नष्ट होते देखा था। उन्होंने रोरिक पैक्ट नाम से एक अंतरराष्ट्रीय समझौते का स्वरूप तैयार किया, जिस पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र युद्ध में भी शत्रु की कलात्मक वस्तुओं को नष्ट न करने का वचन देता था। निकोलस ने शांति ध्वज बनाया। यह श्वेत रंग का था, जिसमें 3 गोलाकार लाल बिंदुओं को एक वृत्त में रखा गया। निकोलस ने इस ध्वज की व्याख्या करते हुए लिखा था, विश्व भर में पाए जाने वाले इस त्रियाडी चिन्ह के अनेक अर्थ हैं। कुछ लोग इस अनंत को अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रतीक के रूप में मानते हैं, तो दूसरे इसे धर्म, विज्ञान और कला समझते हैं। शांति ध्वज पूरे विश्व में शांति का संदेश देता था। 1935 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने
इसे फहराया था और 21 राष्ट्रों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है ये। अब यहाँ पर ये जो रोरिक पैक्ट शांति ध्वज लिए जो एक महिला को दर्शाया गया है, एक रोरिक पैक्ट के साथ जो इसका मतलब ये शांति ध्वज का संदेश जो है यहाँ पर दिया गया है, तो इनका ये चित्र है, शांति ध्वज और रोरिक पैक्ट का चित्र। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेहरू, टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, आइंस्टाइन, रोमियो रोला, बर्नार्ड शाह तथा थॉमस मान जैसे महान लोगों ने इसका स्वागत किया था। नेहरू ने कहा था कि निकोलस की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें चकित करती है। उनके हिमालय संबंधी चित्र सजीव एवं सुंदर है। 1942 में नेहरू जी और उनकी बेटी इंदिरा जी रोरिक से मिलने कुल्लू में स्थित नगर में पहुंचे थे। उनके बीच विश्व शांति विषयक चर्चा भी हुई थी। निकोलस की कला स्थान, काल, क्षेत्र, धर्म और भाषा की संकीर्णता से ऊपर उठती है। उनकी कला में सार्वभौमिकता, परम समरसता तथा चित्रों में चमक है। उनकी शैली उत्तम तथा उत्कृष्ट है। उनकी कला में आध्यात्मिक आकर्षण है। निकोलस संस्कृति के प्रतीक थे। वे कहते हैं कि संस्कृति ज्योति वंदना है, संस्कृति मानवता प्रेम है, संस्कृति सुगंधी है और सौंदर्य का मेल है। संस्कृति को मनुष्य की प्रेरक एवं रक्षक मानने वाले निकोलस विश्व संस्कृति के आराधक थे। उनके अनुसार संसार की सारी संस्कृति या आनंद और ज्ञान देने वाली होती है। निकोलस अपने देश जाकर वहां भी अपने अनुभव और ज्ञान का लाभ देना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए। 13 दिसंबर सन 1947 को उनका देहांत हो गया। 15 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर को नग्गर में, यानी कि कुल्लू के नगर में अग्नि को समर्पित किया गया। उनकी याद में कुल्लू में एक आर्ट गैलरी जो है बनी है, उसके नजदीक ही इनकी समाधि भी बनाई गई है। निकोलस भारत आए, भारत की कला और संस्कृति में खो गए और सदा के लिए यहीं के हो गए। तो बच्चों, ये कुछ दूसरा जो भाग था हमारा, उसका हमने निकोलस रोरिक के बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनकी कलाकृतियों के बारे में जाना, समझा। और इसमें जो मुख्य रूप से जो हमने जाना है रोरिक पैक्ट और शांति ध्वज के बारे में भी हमने जानकारी जो है वो ली, प्राप्त की। तो आगे चलते हैं बच्चों, जो इसके अभ्यास प्रश्न है उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, निकोलस रोरिक किस देश के रहने वाले थे? उनका बचपन कैसे बीता? निकोलस रोरिक रूस के रहने वाले थे। उनके पिता सेंट पीटर्सबर्ग के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता जी का नाम मारिया था। निकोलस का जन्म 9 अक्टूबर 1874 को हुआ। बचपन से ही निकोलस की रुचि चित्रकला, इतिहास तथा पुरातत्व में भी थी। उनके घर पर अनेक वैज्ञानिक आते थे, इसलिए उनकी रुचि खनिज विज्ञान में बढ़ी। पौध वृक्षों के अध्ययन के लिए उन्होंने पौधशाला भी बनाई थी। अगला प्रश्न है, निकोलस रोरिक ने यूरोप और अमेरिका में चित्रकला के विकास के लिए क्या किया? निकोलस रोरिक ने अपने जीवन काल में 7000 से अधिक चित्र बनाए। उन्होंने अमेरिका के अनेक नगरों में अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई। 1929 में उन्होंने कलाओं को बढ़ावा देने के लिए न्यूयॉर्क में 24 मंजिला भवन बनाया, जिसका नाम मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड आर्ट रखा गया। 1923 में उन्होंने रोरिक संग्रहालय भी बनवाया। निकोलस के जीवन का मुख्य लक्ष्य कला के माध्यम से विश्व की सेवा करना था। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, निकोलस द्वारा निर्मित शांति ध्वज का परिचय दीजिए, जो हमने पीछे भी बच्चों चर्चा की। यही प्रश्न है। निकोलस रोरिक संस्कृति द्वारा बदलाव की शक्ति को पहचानते थे। उन्होंने युद्ध में सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा के लिए रोरिक पैक्ट का निर्माण किया।
इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र युद्ध के समय भी शत्रु राष्ट्रों की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट न करने का प्रण लेते थे। उन्होंने इस हेतु एक शांति ध्वज का निर्माण भी किया। इस ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर एक बड़े लाल रंग के वृत्त में 3 गोलाकार बिंदु बने हैं। निकोलस के अनुसार इन 3 बिंदुओं का अर्थ अतीत, वर्तमान और भविष्य भी लगाया गया तथा इन्हें धर्म, विज्ञान और कला के प्रतीक के रूप में भी माना गया। इस शांति ध्वज को फहराने का लक्ष्य विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रण लेना था। निकोलस रोरिक का वैश्विक दृष्टिकोण क्या था? अगला प्रश्न है बच्चों। निकोलस रोरिक का वैश्विक दृष्टिकोण अद्भुत था। उनका मानना था कि जनसाधारण के संस्कृत अध्यात्म का स्तर ऊंचा उठाकर उन्हें अज्ञान, लचरपन तथा शोषण से मुक्त करवाया जा सकता है। निकोलस की कला काल, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि में बंधी नहीं थी। उसमें सार्वभौमिकता तथा समरसता है, बंधी नहीं है। हाँ, उसमें सार्वभौमिकता तथा समरसता है। उनके विषय उदात्त हैं, अर्थात भावों को ऊंचा उठाने वाले हैं। अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं बेटा। जवाहरलाल नेहरू ने निकोलस की कला के विषय में क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार निकोलस की कला में एक महान कलाकार, विद्वान, खोजी एवं पुरातत्वविद की प्रतिभा का संगम है। उन्होंने बड़ी मात्रा में कलाकृतियां बनाई, जिनमें से हिमालय से संबंधित उनके चित्र देखकर लगता है कि हम पर्वतराज हिमालय की आत्मा को छू रहे हैं। हिमालय बेशक उनके चित्र हमारे अद्वितीय अतीत की याद भी दिलाते हैं और हमारे इतिहास, दर्शन और सांस्कृतिक धरोहर की भी। निकोलस ने इन अद्भुत चित्रों में मानो भारत की आत्मा को ही स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, निकोलस के चित्रों में ऊंचे पहाड़ किस बात का संकेत देते हैं? निकोलस के चित्रों में आकाश को छूते ऊंचे पहाड़ यह दर्शाते हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से पहाड़ों की तरह ऊंचा उठने का प्रयास करना चाहिए। वे मनुष्य के भाग्य के प्रतीक हैं, क्योंकि मनुष्यता का भविष्य इन पहाड़ों की तरह उज्जवल और ऊंचा है। अवतारी पुरुष रिगडन जियो कलयुग में अवतरित होगा और अपनी सेना को एकत्रित कर मानव सेवा के लिए अज्ञान के अंधकार से लड़ेगा। अंतिम प्रश्न है बच्चों आज का। निकोलस के अनुसार संस्कृति की परिभाषा क्या हो सकती है? निकोलस के अनुसार संस्कृति का अर्थ है सक्रिय आनंद की समरसता, ज्ञान और रचनात्मक सौंदर्य की वेदी। कहने का भाव यह है कि मनुष्य उत्साह पूर्वक सभी के साथ आनंद मनाए, ज्ञान अर्जित करे और सौंदर्य का सृजन तथा उपभोग करे तो सुसंस्कृत कहलाएगा। तो बच्चों, हमने महान चित्रकार विश्व के, जो हमारे भारत के भी माने जाते हैं, उनके बारे में, उनकी जीवन चरित्र के बारे में, उनकी रचनाओं, उनकी कलाकृतियां, उनके चित्र, पेंटिंग, जो विशेषकर हिमालय से उनका प्रेम और हिमालय की वो आराधना करते थे, उनके बारे में हमने जाना। 2 भागों में हमने बच्चों ये अध्ययन किया, पढ़ा। इनके प्रश्नों को हमने, अभ्यास प्रश्नों को जो हमारी परीक्षा में भी आते हैं, उनका अध्ययन भी बच्चों हमने किया। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का जो अंक है, हमारा आज का पाठ है, ये समाप्त होता है। इसी के साथ आप आज धन्यवाद।